ओके, देखिए बच्चों, आज जिस टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं वो हमारा एंटी हाइपरटेंसिव फार्माकोलॉजी में हम पढ़ रहे थे। और एंटी हाइपरटेंसिव फार्माकोलॉजी में हमने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स पढ़े एंड पोटेशियम चैनल ओपनर्स पढ़े। तो वो मेजर जो कैटेगरी है एंटी हाइपरटेंसिव की, ये वैसोडायलेटर्स कैटेगरी है। इट मीन्स वेसल्स को वैसोडायलेशन करके ब्लड प्रेशर को ये क्या करते हैं, लो करते हैं। उसी के सीरीज़ में मीन्स वैसोडायलेटर्स में एक और जो क्लास है वो है बेसिकली आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीजर्स। तो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीजर्स क्या होते हैं, ये किस तरीके से एक्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं। तो चूँकि बोर्ड में आपको कंटेंट में जो चीज़ मैं क्लियर करते जाऊंगा उसको हैश उसमें मैं बनाता जाऊंगा या उसको मार्क कर दूंगा कुछ भी, ताकि आपको समझ में आता जाए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए बच्चों, एंटी हाइपरटेंसिव फार्माकोलॉजी में बेसिकली हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा वैसोडायलेटर्स कैटेगरी है एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीजर्स। क्लियर? नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीजर्स, देखिए आपको एग्जाम्पल्स तो क्लासिफिकेशन आपको याद ही करना होगा। यहाँ पे जो मेन ड्रग है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड एंड हाइड्रोलाजीन। तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड एंड हाइड्रोलाजीन को हम बेसिकली लेके चलेंगे। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड चूंकि स्टैंडर्ड ड्रग है इस नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीजर्स कैटेगरी की, तो इसके बारे में हम कुछ इसकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक को भी पढ़ेंगे। बहरहाल, तो आपकी दो ड्रग हो गई, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड एंड हाइड्रोलाजीन। तो आपका ये पॉइंट क्लियर है। अब देखिए बेसिकली ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीजर्स होते हैं, तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड का बॉडी में इनसाइड ऑफ द सेल रिलीज करवाते हैं। तो बात आती है कि कौन सी सेल और नाइट्रिक ऑक्साइड का बेसिकली फंक्शन क्या है, ये करता क्या है। तो देखिए जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, देयर आर नंबर ऑफ सेल्स, even the neuron, natriuretic neuron and the number of cells, they have capability to produce the nitric oxide, right? But here what we have to discuss, how does the nitric oxide is responsible to decrease the blood pressure. So it is mandatory. अब अनिवार्य क्या हो गया, क्योंकि ब्लड प्रेशर के रेफरेंस में हम नाइट्रिक ऑक्साइड पढ़ेंगे, तो हमको एग्जैक्टली जो नाइट्रिक ऑक्साइड ब्लड वेसल्स में आ रही है वो कहां से आ रही है और उसका ब्लड वेसल में क्या रोल है, ये पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या टारगेट किया कि देयर आर नंबर ऑफ सेल्स फ्रॉम वेयर द नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीजेस। इवन द नाइट्रियर्जिक न्यूरॉन्स जो होते हैं वो भी आपका क्या रिलीज करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड। अब द वैस्कुलर एंडोथेलियम इज ए पार्ट विच इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर डिस्कशन। मीन्स वैस्कुलर एंडोथेलियम से रिलीज होने वाला नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे डिस्कशन का आज पार्ट होगा, क्योंकि हमको ओवरऑल ब्लड वेसल्स को डायलेट करना है एंड द वैस्कुलर एंडोथेलियम इज अ पार्ट ऑफ ब्लड वेसल्स। तो देखिए ब्लड वेसल का अगर हम डायग्राम देखें तो ये आपकी ब्लड वेसल है, राइट। अब इस ब्लड वेसल्स में ये जो इनर वेव लाइक स्ट्रक्चर है ब्लैक कलर के, दे आर एंडोथेलियम। अब ब्लड वेसल्स में बच्चों एंडोथेलियम हैज ए कैरेक्टरिस्टिक टू प्रोड्यूस द नाइट्रिक ऑक्साइड इटसेल्फ। मतलब उसको किसी की जरूरत नहीं है, कोई बाहर से आप ड्रग लेके नाइट्रिक ऑक्साइड तो रिलीज करवा सकते हैं, इंड्यूस करवा सकते हैं, बट इन द नेचुरल स्टेज कि हर इंडिविजुअल में नाइट्रिक ऑक्साइड इंटैक्ट हेल्दी एंडोथेलियम से रिलीज होती है। और इंटैक्ट हेल्दी एंडोथेलियम से जब नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होती है तो बेसिकली ये वैसो डायलेटेशन करती है। और वैसो डायलेटेशन क्या करेगा, मींस जब वेसल्स डायलेट होगी देयर विल बी फॉल इन द ब्लड प्रेशर। तो व्हाट इज द मैकेनिज्म, हाउ डज द नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीजेस फ्रॉम द एंडोथेलियम एंड हाउ इट गोज ओवर द स्मूथ मसल। कैसे एंडोथेलियम से रिलीज होके वो कहां पे जाती है, स्मूथ मसल में। अब देखिए बच्चों का जो इस लेवल का कई बार कंफ्यूजन होता है कि सर ने अगर एक बार बोला कि नाइट्रिक ऑक्साइड एंडोथेलियम से रिलीज हो रही है तो अब ये स्मूथ मसल में जाएगी, तो उनको कई बार लगता है कि एंडोथेलियम एक स्ट्रक्चर हो गया और स्मूथ मसल बाहर का कहीं स्ट्रक्चर है। तो एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूं कि हम पहले समझ में आना चाहिए कि ये स्ट्रक्चर, ये जो बेसिकली स्ट्रक्चर है ये कहां से लिया गया। देखिए बच्चों, ये जैसे आपकी ब्लड वेसल है, तो ब्लड वेसल मैंने छोटी एक ब्लड वेसल बनाई, ये राइट।
अब इस ब्लड वेसल में इसकी जो ये जो लेयर है, ये सिंगल लेयर, ये एक्जैक्टली कई लेयर्स होती हैं इसकी, जैसे हम ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका एक्सटर्ना। तो बेसिकली इसके किसी एक लेयर में, सपोज करिए मिड लेयर में आपकी क्या होगी, जैसे अगर मैं इसको इतना थिक कर दिया तो इसकी जो मिड लेयर होगी वो इस ब्लड वेसल के वॉल की क्या है, स्मूथ मसल। तो अब जब हम बात कर रहे हैं कि एंडोथीलियम, ये एंडोथीलियम और यहां से नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज हुई तो कहां गई, इस स्मूथ मसल में, ना कि यहां कोई एक अलग से स्ट्रक्चर है स्मूथ मसल का। तो ये एक कॉन्सेप्ट हर बच्चे का क्लियर होना चाहिए कि स्मूथ मसल उसकी वॉल की एक लेयर है, राइट। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब बात आती है कि नाइट्रिक ऑक्साइड आई कैसे। देखिए नाइट्रिक ऑक्साइड बेसिकली जो L-आर्जिनिन अमाइनो एसिड होगा, तो द L-आर्जिनिन मीन्स ये आपका ब्लड वेसल है एंड दिस इज योर एंडोथीलियम। अब इस एंडोथीलियम को आप इनलार्ज किए तो ये स्ट्रक्चर, मींस एक एंडोथीलियम की सेल को आपने इनलार्ज किया तो ये स्ट्रक्चर बन गया, राइट। अब जब ये स्ट्रक्चर बन गया तो आपने यहां देखा कि द मोर एंड मोर प्रेजेंस ऑफ द कैल्शियम is responsible for activating the eNOS. eNOS means endothelium nitric oxide synthase, which is an enzyme. Means eNOS, as its name indicate, endothelium nitric oxide synthase, means this will be present on the endothelium only. Healthy intact endothelium में eNOS present होगा, and due to the exposure of calcium this eNOS become activated. This become activated, and once it activated, it converts the L-arginine into the it extracts the nitric oxide from L-arginine. अब देखिए यहां पे कई नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, तो एग्जैक्टली आपके जो पर्पज का है वो ये है कि इंक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम देयर बाई स्टिमुलेट eNOS. eNOS extracts the nitric oxide from the L-arginine amino acid. अब L-arginine amino acid से जब नाइट्रिक ऑक्साइड बन गई तो ये चीज एग्जैक्टली हुई कहां, इस एंडोथीलियम में, राइट, इन एंडोथीलियम में हो रही है। अब जैसा कि मैंने यहां पे बताया कि इसके जस्ट स्मूथ मसल की लेयर है, तो वहां पे हमने क्या देखा कि जब ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगी, बिकॉज नाइट्रिक ऑक्साइड इज अ गैस, it has, because gases can travel across the membrane, तो ये क्या करेंगी, इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके किस में जाएंगी, स्मूथ मसल में। तो अब जब ये यहां से यहां नाइट्रिक ऑक्साइड बन गई, देन इट गोज टू द इनसाइड ऑफ द स्मूथ मसल। दिस ब्लैक कलर इज अ होल स्मूथ मसल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्मूथ मसल। वंस द नाइट्रिक ऑक्साइड रीचेस टू द स्मूथ मसल, it activates an enzyme called nitric oxide called guanylyl cyclase. Guanylyl cyclase is an enzyme that present on the smooth muscle of the blood vessels, and once the nitric oxide releases from the intact endothelium under the influence of calcium from the L-arginine, then nitric oxide travels, or you can say the diffuse across the membrane and reaches to the smooth muscle of the blood vessel, and this nitric oxide here activates the enzyme guanylyl cyclase. The guanylyl cyclase is an enzyme that is responsible, this plus sign indicates this is activating this guanylyl cyclase, right. This guanylyl cyclase is responsible for converting guanosine triphosphate into cyclic GMP. This forms cyclic GMP from GTP. GTP को cyclic GMP में कन्वर्ट करेगा कौन, guanylyl cyclase, and guanylyl cyclase को एक्टिवेट कौन करेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड आ कहां से रही है, फ्रॉम द इंटैक्ट एंडोथीलियम। कैसे आ रही है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंडोथीलियम नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस फ्रॉम द L-arginine. Now this formed cyclic GMP. This formed cyclic GMP further activates a different kind of proteins. So this proteins is especially protein kinase G, and this protein kinase G activates the phosphatase enzyme. Phosphatase enzyme means suppose करिए ये कोई स्ट्रक्चर है, इससे क्या अटैच है, फास्फोरस। अब ये इसका एक्टिवेटेड फॉर्म है,
Phosphatases will remove the phosphorus from here and this will remain क्या, inactive. फॉस्फेटेज फॉस्फोरस को हटा के किसी पर्टिकुलर प्रोटीन से फॉस्फोरस को रिमूव करके उसको क्या कर देते हैं, इनएक्टिव कर देते हैं. तो अभी क्या होगा, दिस प्रोटीन काइनेज जी, once the protein kinase G synthesis will be enhanced under the influence of cyclic GMP, this protein kinase G further activate the different phosphatases, and these phosphatases removes the phosphorus group from the मायोसिन लाइट चेन. मायोसिन लाइट चेन क्या है, एक्टिन मायोसिन. एक्टिन मायोसिन वही जो स्मूथ मसल में क्या काम करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन के लिए हेल्प करेंगे. तो मायोसिन लाइट चेन जो होगी, अगर उससे फॉस्फोरस ग्रुप को रिमूव कर दिया जाए तब वो एक्टिन से कंबाइंड नहीं होगी, एंड देयर विल नॉट बी द कपलिंग ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन, एंड देयर विल नॉट बी कॉन्ट्रैक्शन. सो इट मींस वंस द प्रोटीन काइनेज जी विल बी फॉर्म्ड, दिस विल remove the phosphorus from the myosin light chain and thus it inactivates the myosin light chain. अब myosin light chain क्या हो गई, inactivate हो गई. Now this inactivated myosin light chain does not have ability to bind with the actin and the smooth muscle will become relaxed. This smooth muscle will become relaxed. This plus sign is indicating कि जितना ज्यादा inactive MLC बनेगा वो क्या कराएगा, स्मूथ मसल को रिलैक्स कराएगा. तो अब बेसिकली देखिए, ये स्ट्रक्चर से आपको ये बात समझ में आई कि नाइट्रिक ऑक्साइड किस तरीके से स्मूथ मसल को रिलैक्स कर रहा है. अब बच्चों, जब ये स्मूथ मसल यहाँ पे जो लेयर प्रेजेंट होगी स्मूथ मसल की, लाइक सपोज करिए ये स्मूथ मसल की लेयर है, व्हेन दिस विल बिकम रिलैक्स, देयर विल बी, दोनों तरफ की स्मूथ मसल होगी, तो जब ये रिलैक्स होगी देन देयर विल बी वैसोडायलेटेशन. तो वैसोडायलेटेशन मीन्स फॉल इन बीपी, एंड दिस फॉल इन बीपी हम किस में कंसिडर करेंगे, एज अ एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड. तो ये एक प्रॉपर आपको एक अंडरस्टैंडिंग बन गई. अब बात आती है कि इसमें कुछ और एडिशनल पॉइंट्स हैं. जैसे सबसे पहले मैंने डिस्कस किया जस्ट एक रिवीजन पर्पस से कि नाइट्रिक ऑक्साइड कई सेल से रिलीज होता है, लेकिन इंपॉर्टेंस हमको यहाँ पे पढ़ना क्या है कि वेस्कुलर एंडोथेलियम में नाइट्रिक ऑक्साइड क्या काम कर रहा है और कैसे रिलीज होकर स्मूथ मसल को रिलैक्स कर रहा है, जो कि हमने कंप्लीटली पढ़ लिया. इसको मैंने हैश कर दिया. आई होप ये क्लियर भी है. नाइट्रिक ऑक्साइड बच्चों जैसे बनता है तो विद इन अ सेकेंड, कुछ ही सेकेंड्स होते हैं कि वो क्या हो जाता है, उसकी बायोअवेलेबिलिटी को कम कर दिया जाता है. उसकी बायोअवेलेबिलिटी कम कैसे किया जाता है, क्योंकि सुपर ऑक्साइड एनायंस जो होते हैं वो उसको क्या कर देते हैं, सुपर ऑक्साइड एनायन ऑलरेडी प्रेजेंट इन द ब्लड, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूसिंग द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ व्हाट, नाइट्रिक ऑक्साइड. मींस बायोअवेलेबिलिटी जो सुपर ऑक्साइड एनायंस होंगे वो क्या करेंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड की बायोअवेलेबिलिटी को कम कर देंगे. अब यहां पे पॉइंट लिखा, देखिए नाइट्रिक ऑक्साइड जब बनता है तो वो हीमोग्लोबिन के हीम से भी कंबाइंड होता है, प्लस ग्वानिलाइल साइक्लेज का जो हीम पार्ट है. मींस नाइट्रिक ऑक्साइड यहां पे जब एंडोथेलियम में बना तो वो आरबीसी में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन के हीम ग्रुप से भी बाइंड होता है, तो वो इसका एक अपना अलग रोल है. प्लस ये जो ग्वानिलाइल साइक्लेज था इसके भी हीम ग्रुप से वो अटैच होता है. तो वही पॉइंट को यहां पे हाईलाइट किया गया है, ये दो जगह ये अटैच हो रहा है. ये ग्वानिलाइल साइक्लेज वेस्कुलर स्मूथ मसल में, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस करके रखा. अब देखिए डीफॉस्फोरिलेशन ऑफ जीटीपी करवाता है नाइट्रिक ऑक्साइड, ये सब ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग अभी. साइक्लिक जीएमपी बनाता है. अब बच्चों जब साइक्लिक जीएमपी बनाता है ना, तो साइक्लिक जीएमपी के यहाँ पे तो डायरेक्ट एक्शन है कि प्रोटीन काइनेज जी को एक्टिवेट किया और स्मूथ मसल को रिलैक्स किया, लेकिन साथ ही साथ ये क्या करता है, फर्दर किसकी एंट्री को रोकता है, कैल्शियम आयन की एंट्री को रोकता है. राइट, एंड क्या करता है, ओपन करता है किस चैनल को, पोटेशियम चैनल को. एंड क्या करता है, स्टिमुलेट साइक्लिक जीएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन्स. साइक्लिक जीएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन का मतलब है लाइक प्रोटीन काइनेज जी, जो कि क्या करती हैं, एक्टिवेट फॉस्फेटेजेस को एक्टिवेट करती हैं और मायोसिन लाइट चेन को इनएक्टिव बनाती हैं ताकि वो एक्टिन से कंबाइंड ना हो. तो बहरहाल डीफॉस्फोरिलेशन ऑफ द जीटीपी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीजिंग द एंट्री ऑफ फर्दर कैल्शियम and responsible for opening the potassium channel and also responsible for activating the cyclic GMP dependent protein like protein kinase G. देखिए बच्चों, पोटेशियम चैनल भी ओपन होगा तो रिलैक्सेशन होगा, हमने ऑलरेडी इस चीज को समझ के रखा है.
तो ये बात हो गई, ये आपका क्लियर हुआ। अब देखिए, अब हम टारगेट करते हैं, ये एक बेसिक चीज़ समझ में आ गई कि नाइट्रिक ऑक्साइड किस तरीके से आपका स्मूथ मसल को रिलैक्स कर रहा है, ये उसकी मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म है, राइट। अब हम देखते हैं कि जो ड्रग है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड या हाइड्रोलाइजिन, तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड को हम डिटेल थोड़ा करेंगे, ये किस तरीके से एक्ट करती है, क्योंकि सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड कई बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। देखिए सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड क्या करता है। सबसे पहले तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के लिए आपको बता दूं मैं कि ये जो है इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको कई चीज़ें क्लियर होंगी। होता है ना कि कई बार किसी का स्ट्रक्चर देख लेने से ही कई बार आइडिया लग जाता है, और सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के लिए तो स्पेशली ये चीज़ है। क्यों? देखिए सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का ये स्ट्रक्चर है, ये अब देखिए ये आयरन है बीच में, ये NOO, ये C ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड, ये साइनाइड, ये साइनाइड, ये साइनाइड, ये साइनाइड, ठीक है। अभी ये 2- है और इधर 2Na+, मीन्स ओवरऑल मेरा कहने का मतलब है कि सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का जब आप स्ट्रक्चर देखते हो तो आपको उसमें साइनाइड के मॉलिक्यूल मिलते हैं, राइट। साइनाइड अटैच मिलता है उसमें, एंड उसमें क्या अटैच है, आयरन अटैच है। तो अभी इससे हमको एक आइडिया ये लग गया कि अगर हम साइनाइड सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड को ज़्यादा लेते हैं तो हो सकता है साइनाइड की क्या हो जाए, पॉइजनिंग हो जाए। तो अभी देखते हैं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का सबसे पहले तो ये बात है कि ये इसको फ्रेशली प्रिपेयर्ड किया जाता है। जब भी आपको इसको यूज़ करना हो तो इसको फ्रेशली प्रिपेयर्ड करते हैं, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि ये लाइट सेंसिटिव होता है और डिग्रेड हो जाता है। तो सबसे पहले इस पॉइंट को हमने हाईलाइट किया कि ये अनस्टेबल होता है और सेंसिटिव टू क्या होता है, लाइट होता है। इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड करते हैं। नंबर 2, इसका जो एक्शन होता है बहुत ज़्यादा, इसकी जो हाफ लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है, शॉर्ट हाफ लाइफ होती है, और शॉर्ट हाफ लाइफ होने की वजह से इसको कॉन्स्टेंटली इसका IV इन्फ्यूज़न किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कई बार GPAT एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं। मीन्स नाइट्रोप्रोसाइड वेरी शॉर्ट एक्शन होता है और कॉन्स्टेंटली इसका क्या इन्फ्यूज़न किया जाता है, इंट्रावीनस, क्योंकि इसका T-half बहुत ही कम है। अब स्ट्रक्चर देख के आपको ये पिक्चर क्लियर हो गई कि साइनाइड टॉक्सिसिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, एंड एडिशनल ये हाइपोथायरॉयडिज्म भी कॉज करता है। तो साइनाइड टॉक्सिसिटी एंड हाइपोथायरॉयडिज्म भी कॉज करता है। चूंकि इतने ज्यादा इसके साइड इफेक्ट हैं, साइनाइड पॉइजनिंग कर रहा है, हाइपोथायरॉयडिज्म कर रहा है, और इसका साथ एक डिसएडवांटेज ये भी जुड़ा है कि बहुत शॉर्ट इसका एक्शन है, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन है। तो इसको प्रेग्नेंट वुमेन में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। प्रेग्नेंट वुमेन में हमारी ड्रग ऑफ चॉइस होती है हाइड्रोलाजीन, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन द प्रेगनेंसी एंड ड्रग ऑफ चॉइस इन द प्रेगनेंसी इज हाइड्रोलाजीन, राइट। तो आपने टॉक्सिसिटी की बात कर ली। तो अभी ओवरऑल हमने सारी चीजें आई होप कवर कर ली। अब एक पॉइंट, ये पॉइंट रह रहा है, ये पॉइंट ये है कि जैसे हम पढ़ते हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीजर्स, तो ये वैसोडाइलेशन बेसिकली करेंगे कहाँ। तो देखिए सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड की अगर एग्जैक्टली बात करें तो ये आर्टेरियल साइड में भी करता है, मीन्स आर्टेरियोल में भी करता है और वीनस साइड में भी करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे इस डायग्राम से मैं बार बार आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये हाफ इसको कर दीजिए, इधर आर्टेरियल साइड है और इधर वीनस साइड है। वीनस साइड ब्लड को रिवर्स करके लाता है अगेन द हार्ट, और इधर से ये कार्डियक आउटपुट निकलता है आर्टेरियल साइड में। तो अभी क्या है कि जैसे ये जो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है ये दोनों में एक्ट करता है, बट द डोमिनेटिंग एक्शन, प्रोमिनेंट जो इसका एक्शन है दैट इज ऑन द आर्टेरियल साइड। वही एक चीज लिखा है यहाँ पे, A इज ग्रेटर देन B, इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है। आर्टेरियल साइड पे इसका एक्शन ज्यादा है, जबकि हाइड्रोलाजीन के अगर एक्शन की बात करें तो उसका आर्टेरियल और वीनोडाइलेटर एक्शन दोनों है। जबकि नाइट्रेट्स की अगर बात करें, वो भी नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीजर की एक बड़ी कैटेगरी है। तो जितने नाइट्रेट्स होते हैं दे आर प्राइमरली एक्ट्स ओवर द वीनस साइड। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वीनस साइड पे जो डायलेशन हो गया उसने प्रीलोड कम कर दिया, और इधर अगर डायलेशन हो गया तो उसने आफ्टर लोड कम कर दिया। तो ये प्रीलोड आफ्टर लोड के लेक्चर से आप इसको कोरिलेट कर पाएंगे अगर आपको प्रीलोड और आफ्टर लोड का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। बहरहाल मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पे कन्फर्म कर दी हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीजर्स। हमने वैसोडाइलेटर्स की कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, पोटेशियम चैनल ओपनर और नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीजर्स सारा कुछ क्लियर कर दिया है। तो आई होप एक अंडरस्टैंडिंग आप बना पाए होंगे, और आपको अगर कंटेंट समझ में आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।